हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम तो दो बहुत ही खतरनाक बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है एड्स। एड्स के नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक तो फुल फॉर्म पूरा एग्जैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है उसमें कुछ कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे इम्यूनो की जगह इम्यूनिटी कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, तो पूरा एग्जैक्ट नाम याद रखना जरूरी है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, एक्वायर्ड है, इसका मतलब इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, यानी कि इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। दूसरा, इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करता। डेफिशिएंसी इन इम्यून सिस्टम, कुछ कमी हो गई है इन द इम्यून सिस्टम। और सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस या डिसऑर्डर। तो इसमें एक प्रॉब्लम नहीं होती, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। तो अब अगर हम इसको देखें, व्हाट इज एड्स? इट इज an acquired disorder which is acquired during lifetime. It is not present from birth, in which there is deficiency of the immune system, and it is a set of group of diseases. ठीक है, तो ये फर्स्ट 1981 में यूएस में डिस्कवर हुई थी, और तब से 25 साल, क्योंकि पुरानी है एनसीईआरटी का एडिशन, तो 25 साल ही कह रहे हैं। तो 25 साल में कह रहे हैं ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीपल हैव बीन इफेक्टेड। अब तो पता नहीं कितने हो गए होंगे, क्योंकि 25 साल से तो बहुत ज्यादा हो गए 1981 से। ठीक है, तो ये एक इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखते हैं ये होता किससे। इट इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में क्या होता है? एक आरएनए होता है इसके जीनोम में, एक एनवेलप होता है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम, तो ये मान लो वायरस का पार्टिकल है, ये इसका एनवेलप है, ये इसका जीनोम हो गया आरएनए, और ये इसके एंजाइम्स हो गए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे स्प्रेड होता है? मोस्ट कॉमन इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये एड्स का जो वायरस होता है ये फ्लूइड में होता है, तो सीमन में होता है, इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से हो जाता है। दूसरा, ब्लड में होता है, तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, तो उसमें कभी चांसेस हैं कि एड्स वायरस ब्लड से आ जाए। तीसरा, आईवी नीडल एंड सिरिंजेस शेयरिंग। ये ज्यादातर जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं सेम नीडल को से ड्रग इंजेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के, तो उससे एड्स फैलने का खतरा होता है। और चौथा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू न्यूबॉर्न वाया प्लेसेंटा। ठीक है, अब जो ये पहला है ये, और ये तीसरा,
ये तो कॉन्शियस बिहेवियर से हो रहा है, यानी कि आपकी मर्जी से हो रहा है, आप ये काम कर रहे हैं इसलिए एड्स हो रहा है ना। तो दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस बिहेवियर। हमें एड्स में कंट्रोल पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा फोकस इस पे करना है कि हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, ट्रांसमिशन कैसे रोका जा सकता है। जबकि जो ये दूसरा और चौथा है, ये आपके कॉन्शियस बिहेवियर से तो कुछ नहीं हुआ, आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये बाय इग्नोरेंस की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से ये आप एक्वायर कर सकते हैं। आप क्या मतलब, कोई भी एक्वायर कर सकता है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हु आर एट हाई रिस्क, persons with multiple sex partner, फिर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन लोगों को होता है, जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है या सिकल सेल एनीमिया है या ल्यूकीमिया है, तो इनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। तो इनको ज्यादा चांसेस हैं कि कोई एक इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ सकता है और HIV हो सकता है। फिर IV नीडल एंड सिरिंजेस, वो किसको, IV ड्रग एब्यूजर्स, जो ड्रग्स लेते हैं IV इंजेक्शन लगा के, वो ज्यादा खतरे में होते हैं। सो दीज आर द 3 हाई रिस्क पीपल: पर्सन विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, those who require repeated blood transfusion, thalassemia, sickle cell anemia, leukemia, IV drug abusers। तो जैसे कि मैंने बताया, ये फर्स्ट और थर्ड, दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस बिहेवियर, समझदारी से। जबकि ये जो सेकंड एंड थर्ड है, दिस इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस क्या, कि आपने पता नहीं करा कि जो आपको ब्लड चढ़ने वाला है वो प्रॉपरली HIV के लिए टेस्टेड है या नहीं। सॉरी, मैं जो आप कहती हूँ, इट डज नॉट मीन कि आप लोग जो सुन रहे हैं, इट इज फॉर एनीबडी। तो जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको भी हो रहा है, वो उसने चेक करवाया कि नहीं करवाया कि HIV के लिए टेस्टेड है या नहीं। सिमिलरली जो मदर है, उसकी एंटीनेटल यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HIV की टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर इसकी नॉलेज हमें होगी तो जो है वी कैन कंट्रोल एड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो जैसा मैंने बताया कि इसका ट्रीटमेंट तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसका फोकस इस पे होता है कि ट्रांसमिशन कैसे रोकें। तो उसी के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रही है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और एक है नॉन गवर्नमेंट NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इनके फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, पूछे जाते हैं। नाको का तो बहुत ही पूछते हैं, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता होगा ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, उसको रोकेंगे कैसे, तो इसलिए ये क्या करती है, एजुकेट करती है और अवेयर करती है। दे स्प्रेड अवेयरनेस एंड दे एजुकेट द पीपल अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड हाउ यू कैन कंट्रोल दैट। तो सबसे पहला क्या काम करती है ये तो करा है, एजुकेट और अवेयरनेस। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, तीसरा, दे कीप अ चेक ऑन द ब्लड बैंक्स, कि जो वो ब्लड दे रहे हैं वो टेस्टेड है कि नहीं है ना। और ड्रग एब्यूजर्स को में अवेयरनेस फैलाते हैं। सबसे पहले तो अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स, कि ना ले तो सबसे अच्छा है, और अगर ले रहे हैं देन यूज ऑफ डिस्पोजेबल
नीडल्स एंड सिरिंजेस। ठीक है, तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है। सबसे जरूरी है एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट हाउ HIV स्प्रेड्स, तो तभी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये करता क्या है रेट्रोवायरस। तो जैसे कि ये था ये रेट्रोवायरस with this RNA and this reverse transcriptase, ये है रेट्रोवायरस। अब ये वैसे दो सेल्स को इन्फेक्ट करता है, एक है मैक्रोफेजेस और एक है हेल्पर टी सेल्स। दोनों में जाके काम एक ही करता है, पर फर्क क्या है कि ये जब हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है और वहां पे वायरस रेप्लिकेट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या करता है, दैट किल्स दी हेल्प टी सेल्स, बाहर निकल के इट इन्फेक्ट्स न्यू टी सेल्स, लेकिन जिस पे ओरिजिनली था उसको मार देता है। तो जब नए नए टी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा तो ग्रेजुअली इट डिक्रीजेस दी पॉपुलेशन ऑफ टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। और ये जो होता है ये इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं, तो जब इनका पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो हमने एड्स के डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब यही काम ये मैक्रोफेजेस में करता है, पर एक फर्क है, एक तो ये मैक्रोफेजेस दे डू नॉट डाई, इसमें भी ये जाके रेप्लिकेट करता है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये मर जाते हैं, ये दे डू नॉट डाई, तो ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वायरस होते हैं, ये लगातार वायरस को निकाल रहे होते हैं अपने अंदर से। सो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज HIV फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा होता है किसी भी चीज का, तो ये मैक्रोफेज एक बार इन्फेक्ट हो गया तो ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन वायरस का कर रहा होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज HIV फैक्ट्रीज। तो अब देखते हैं ये क्या करता है ये रेट्रोवायरस। जैसे कि ये मैक्रोफेज है, तो ये रेट्रोवायरस यहाँ आया, अब इसका एनवेलप बाहर रह गया और इसका जो ये RNA और एंजाइम ये अंदर आ गया, तो ये आ गया वायरल RNA और ये एंजाइम। अब इस एंजाइम ने क्या किया, ये तो वायरस है, जो ये RNA था इसको DNA में चेंज कर दिया, तो ये बन गया वायरल DNA। अब जो ये इस सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर अपना भी जेनेटिक मटेरियल है, से ये पड़ा हुआ है इस सेल का जेनेटिक मटेरियल, तो ये जो वायरल DNA है ये जाके इसके जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी कि इससे जुड़ जाता है। तो ये जब वायरल DNA incorporates with host DNA, और फिर ये क्या करता है, इसको डायरेक्ट करता है या कमांड देता है टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स, न्यू वायरल पार्टिकल्स। तो फिर ये नए वायरसेस बनाता है। ठीक है, और फिर ये बाहर निकल जाते हैं, रेडी टू इन्फेक्ट अ न्यू
सेल। तो कैसे इसने इन्फेक्ट किया? सबसे पहले ये वायरस इसके पास आता है और अपना वायरल आरएनए फर्स्ट स्टेप में एनवेलप डिसॉल्व हो जाता है, वायरल आरएनए और एंजाइम को अंदर सेल के ले आता है। फिर बाय दिस एंजाइम दिस वायरल आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू वायरल डीएनए। फिर ये वायरल डीएनए जो होस्ट सेल है उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है उससे मिल जाता है, जाके इनकॉर्पोरेट्स विद होस्ट डीएनए। फिर उसको करने के बाद वो उसका कंट्रोल ले लेता है एंड इट डायरेक्ट्स द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस न्यू वायरल पार्टिकल्स। तो फिर न्यू वायरल पार्टिकल्स या प्रोजेनी जिन्हें कहते हैं, न्यू वायरल प्रोजेनी आर मेड। ठीक है, और फिर ये बाहर आ जाते हैं रेडी टू इन्फेक्ट न्यू सेल। अब ये जो हो रहा होता है तो अब ये पर्सन को HIV इन्फेक्शन होता है और उसको क्या सिम्टम्स होते हैं? फीवर, डायरिया, वेट लॉस। और बाद में जब ये हो जाता है तो इम्यून डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो एक जैसे HIV इन्फेक्शन होता है और फिर फुल ब्लोन एड्स होता है, उसके बीच में गैप होता है विच कैन बी फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स अप टू 5 ईयर्स हो सकता है। इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये क्यों होता है कि ये जो भी सब ये हो रही होती है साइकिल, इसमें टाइम लगता है। तो उस समय तो ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं HIV इन्फेक्शन, और ये धीरे 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 करके इसकी पॉपुलेशन कम होती है और इम्यून डेफिशिएंसी डेवलप होने में टाइम लगता है। तो तब तक ये जो है ये पीरियड होता है जो ये मैंने बताया, ये वाला। ठीक है, तो अब इसमें एक तो HIV फैक्टरीज बहुत पूछते हैं और एंजाइम का नाम बहुत पूछते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, कि कौन सा एंजाइम इसमें होता है। कहाँ गया? पहले शुरू में लग ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बहुत पूछते हैं। और ये कि ये क्यों नहीं HIV फैक्ट्री कहते? क्योंकि ये तो मर जाते हैं ना जब इन्फेक्शन के बाद, तो इस तरह से ये नए नए सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो अब अगर हम देखें कि जब इम्यूनिटी डाउन हो गई तो क्या होगा, तो कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं वो नॉर्मली जो है हमारी बॉडी में नहीं होंगे, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी तब वो आके इन्फेक्ट कर लेंगे। जैसे कि चोर जो है वो हमारे मोहल्ले में सड़क पे घूम रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे घर में चोरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सिक्योरिटी टाइट होती है। जैसे ही हमारी सिक्योरिटी ढीली होगी तो चोर आके चोरी कर लेंगे। तो वो मौका ढूंढ रहे होते हैं कि जो है कब सिक्योरिटी डाउन हो। तो ये भी इन्फेक्शन ये मौका ढूंढ रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं कि कब अपॉर्चुनिटी मिले और हम अंदर घुस जाएं। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल में जैसे माइकोबैक्टीरियम होता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस करता है, नॉर्मली तो नहीं करता, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी तो वो आके इन्फेक्ट कर जाएगा। इसी तरह से एक पैरासाइट होता है टॉक्सोप्लाज्मा, वो यूजुअली तो नहीं इन्फेक्ट करता, और इम्यूनिटी डाउन होगी तो वो इन्फेक्ट कर जाता है। और एड्स वालों में स्पेशली ब्रेन
को इन्फेक्ट करता है तो वो बहुत फेटल होता है। ठीक है, अब इसकी डायग्नोसिस में तो ज्यादा कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया, एक टेस्ट दिया है बस, उसका फुल फॉर्म आना बहुत जरूरी है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नहीं जानना, खाली ये इसका नाम पता होना चाहिए, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में कौन से, माइकोबैक्टीरियम एंड टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि पार्शियली ही ट्रीट करता है, इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ। अगर आदमी 2 साल जिंदा रहता हो तो वो 5 साल कर देगा, बट एक शब्द लिखा है एनसीईआरटी में, डेथ इज इनएविटेबल, यानी ये मरने से नहीं रोक सकता, पेशेंट मरेगा तो है ही, इनएविटेबल मीन्स कि ये हो के रहेगा चाहे कुछ भी हो, देर से हो जल्दी हो, लेकिन डेथ इज इनएविटेबल। तो इसलिए ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव नहीं है, हमें जो मेन फोकस करना है वो प्रिवेंशन पे, और वो प्रिवेंशन इसलिए क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेडिकल फील्ड अकेली नहीं कर सकती, सोशल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा, जब एक इंसान जो इन्फेक्ट हो गया उसके मन से डर निकलेगा, तो आपको एक्सेप्टेंस आनी और हेल्प करना, उनको सिंपैथी देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी वो खुल के बताएंगे। एंड अर्ली डिटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन एचआईवी से इन्फेक्टेड है, तभी तो हम ट्रांसमिशन रोक पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दें, क्योंकि ना हाथ मिलाने से, ना पास बैठने से, ना उसकी तरफ देखने से ऐसे कभी जो है एड्स स्प्रेड नहीं होता, इवन किसिंग से भी नहीं स्प्रेड होता। जो मैंने 4-5 तरीके बताए खाली उन्हीं से एचआईवी स्प्रेड होता है। तो इसके लिए हमारा सोशल एंड मेडिकल दोनों मिलके काम करेंगे, तभी हम एचआईवी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हो गया देन डेथ इज इनएविटेबल। तो ये बात है, और इसमें सोसाइटी के अलावा फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतनी बात है एड्स एचआईवी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में डालिएगा। अब हम दूसरे उस पे चलते हैं टॉपिक पे, विच इज वो भी इक्वली ड्रेडेड है, कैंसर। कैंसर के जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं तो उन्होंने बोला मोर देन 1 मिलियन पीपल को अब तक इंडिया में हो चुका है, एंड मोस्टली दे हैव डाइड। तो ये भी बड़ा ड्रेडेड है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है वो बड़ा रेगुलेटेड होता है। जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, या क्या वर्ड दिया है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो उसमें एक फीचर होता है कि सपोज करिए एक ये सेल ग्रो कर रहा है, एक ये दूसरे टाइप का सेल ग्रो कर रहा है, तो ये जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ग्रो करना बंद कर देते हैं। दिस इज कांटेक्ट इनहिबिशन। जैसे कि हमारे सपोज करो कोई भी इंटेस्टाइन की विलाई है, इसमें कई तरह के सेल्स हैं, ये म्यूकोजा है, इसके नीचे मसल सेल है, तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो ये फिर दोनों ग्रो करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये कंट्रोल्ड रहता है, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड नॉर्मल सेल में। अब जो कैंसर सेल होता है उसमें क्या होता है, दिस कांटेक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट।
तो अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन होने लगता है ऑफ सेल। उससे क्या बनता है, मास ऑफ सेल्स विच आर नोन एज ट्यूमर। तो यही अगर इसी में देखें तो ये अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट। तो ये बना लेता है एक मास ऑफ सेल जिसको कि कहते हैं ट्यूमर। ठीक है, तो ये होता क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अब ये ट्यूमर भी जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है बिनाइन, वो लेस हार्मफुल होता है क्योंकि इट रिमेन्स एट द साइट ऑफ डेवलपमेंट ओनली, रिमेन्स एट द साइट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अगर ये ट्यूमर सपोज करिए कि किसी के स्टमक में बना है तो वो स्टमक में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। जबकि दूसरा होता है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट में क्या होता है, ये जो सेल्स हैं इसके, ये इसमें से निकल के टूट के क्या करते हैं, थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए, जाके ये दूसरे ऑर्गन को, फॉर एग्जांपल लिवर है, इसमें बस जाते हैं और फिर यहां डिवाइड करने लग जाते हैं। तो क्या है, मैलिग्नेंट अगर है ट्यूमर तो उसमें से ट्यूमर सेल्स स्लफ मतलब टूटना या झड़ना, एंड दे गो टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, दूर दराज के ऑर्गन, डिस्टेंट रिलेटिव कहते हैं ना, ऐसे दूर दराज के ऑर्गन, एंड डिवाइड देयर। और ये जो प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट सेल्स की, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। तो दो तरह के हुए, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। बिनाइन अपनी जगह पर ही रहते हैं इसलिए दे आर लेस हार्मफुल। मैलिग्नेंट क्योंकि टूट के नए ऑर्गन में जा सकते हैं, सपोज स्टमक में ओरिजिनेट हुए थे, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर पहुंच गए, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। तो जिसे कि कहते हैं मेटास्टेसिस, और इस वजह से ये बहुत खतरनाक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो कुछ चीजें होती हैं विच कैन कॉज कैंसर, और उनको कहते हैं कार्सिनोजेंस विच प्रमोट कैंसर। अब वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल में आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, जिसमें अगेन देयर आर एक्स रेज एंड गामा रेज। दूसरा होते हैं नॉन आयोनाइजिंग, जिसमें होते हैं यूवी रेज। तो ये जो आयनाइजिंग होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत होती है। केमिकल में देखें तो जैसे टोबैको एक दिया हुआ है, जैसे तो और भी होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में टोबैको दिया हुआ है विच इज कॉज ऑफ लंग कैंसर। सिगरेट पीने वालों को होता है ना ज्यादा। अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर जीन्स होते हैं जिनको कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। तो अगर ये वायरस इन्फेक्शन हो गया तो ये जाके नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर देगा और उसके जीन्स को
ऑन्कोजीन्स में बदल देगा। वैसे और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, दिया नहीं है एनसीईआरटी में, पर जान लीजिए, विच इज अ कॉज ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स इन फीमेल्स। अब नॉर्मल जो सेल होता है उसमें भी कुछ ऑन्कोजीन्स होते हैं, सब में नहीं, कुछ में, जिसे कि कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स। नॉर्मल सेल्स में सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। तो ये अपने आप में कैंसर नहीं करते, पर सपोज ये वायरस आके इनको इन्फेक्ट कर दिया तो फिर ये इन जीन्स को ऑन्कोजेनिक जीन्स में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टेड टू ऑन्कोजेनिक जीन्स, यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स। ठीक है, तो क्या, पहली बात तो जो कॉज करते हैं उनको कहते हैं कार्सिनोजेंस। फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल बहुत पूछते हैं, एक्सरे, गामा रे। नॉन आयनाइजिंग के यूवी रेज, केमिकल का टोबैको, बायोलॉजिकल का वायरल ऑन्कोजीन्स, जरूरी है जानना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है मैंने बता दिया। और ये जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, ये इनएक्टिव होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स। ये याद रखिएगा, ये नॉर्मल सेल्स में होते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली ये कैंसर नहीं करते। अगर कोई वायरस आ गया या और कोई कार्सिनोजन आ गया, देन इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉजेस की। अब हम चलते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस जो है, एक तो होती है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से। ये मेरा फील्ड है क्योंकि आई एम अ पैथोलॉजिस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, ये ट्यूमर सेल है सपोज, तो उसमें से एक पीस काट लिया, ये पीस ऑफ टिश्यू को काट लिया, दिस इज नोन एज बायोप्सी। फिर इसको स्टेन कर लिया और स्टेन करके इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देख लिया। This is known as histopathological examination and this is done by a pathologist. इसके अलावा रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स भी होती हैं, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। उसमें एक तो होते हैं एक्सरेज, एक होते हैं सीटी स्कैन और एक होता है MRI। ठीक है, तो एक्सरेज तो आपको पता ही है, ये जो है आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है और ये 2D इमेज बनाती हैं। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। This also uses X-rays, but it produces a 3D image, 3 dimensional, तो इससे सुपीरियर हुई। जबकि MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये इट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड and non-ionizing radiation. जैसा आपको बताया कि नॉन आयनाइजिंग आर लेस हार्मफुल देन एक्सरेज, तो MRI इज कंपैरेटिवली सेफर। ये एक बार क्वेश्चन आया था, विच इज द सेफेस्ट मीन्स ऑफ डायग्नोसिंग अ ट्यूमर, तो दैट इज MRI। तो ये कुछ, इन सबसे कुछ चेंजेस इन द टिश्यू आप देख लेते हो। मेन तो यही है, इसके अलावा एक इम्यूनो ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने आप लोगों का भी ये बताया था,
सेलुलर ऑन्कोजीन जिन सेल्स में होते हैं उनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो अगर आप एंटीबॉडी डालोगे तो वो आके इससे अटैच हो जाएगी ना, तो आप जान पाओगे, मतलब यू कैन नॉट डायग्नोज कैंसर। ये कैंसर होने से पहले आप ससेप्टेबिलिटी को डायग्नोज कर सकते हो कि ये पर्सन जो है ज्यादा ससेप्टेबल है कैंसर होने के, तो उसको क्या करो, इन कार्सिनोजन से बचाओ उसको, ये एक्सरेज, यूवी रेज या टोबैको वगैरह से बचाओ। तो दिस कैन ओनली टेल यू अबाउट द ससेप्टेबिलिटी कि किसको ज्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको ये फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में डिफरेंस, एमआरआई इज द सेफेस्ट, सीटी इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ये भी एक्सरेज यूज करता है बट 3D और एक्सरेज इज 2D। और इम्यूनो ऐसे से आप कैंसर होने के बाद नहीं कुछ कर सकते, बट आप बता सकते हो कि ये इंसान ज्यादा प्रोन है या ज्यादा ससेप्टेबल है कैंसर होने के। और लास्ट में वी कम टू द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में एक तो सर्जरी होती है, जो भी ट्यूमर है उसको निकाल दिया, लेकिन ये तो तब पॉसिबल है अगर बिनाइन है या अपनी जगह पे। अगर ये मेटास्टेसाइज कर गया, स्प्रेड कर गया, तब तो सर्जरी इतनी यूजफुल नहीं होगी, तो तब के लिए है रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। वैसे यूजुअली इसका कॉम्बिनेशन तीनों का या किसी दो का यूज किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कैंसर कौन सा है, किस स्टेज पे है एंड ऑल दैट। तो रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशन इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, जो जैसे ये कैंसर सेल है, मतलब ट्यूमर है ये, इसके जो ये कैंसर सेल्स हैं, तो इनको ये रेडिएशन डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन अभी क्या है, पूरा कोशिश की जाती है कि जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू है वो ना इफेक्ट हो, तो प्रोटेक्ट द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। पर कितना भी प्रिसाइज करो, थोड़ा बहुत तो इस पे असर आता ही है। तो सबसे ज्यादा असर आता है उन सेल्स पे जो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं। वो कौन से होते हैं, हेयर फॉलिकल होते हैं, इसलिए हेयर लॉस इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। इसमें भी यही करते हैं कि ड्रग्स देते हैं विच आर डायरेक्टेड टू किल ट्यूमर सेल्स, बट अगेन आपने मुंह से दिया या इंजेक्शन से दिया तो वो कुछ नॉर्मल सेल्स को भी हार्म कर सकते हैं। कॉमनली हेयर फॉलिकल्स को तो हेयर लॉस, और जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो भी रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, उनको भी कर सकता है, दैट कॉजेज एनीमिया। तो ये बात हो गई अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ कैंसर। मेरे ख्याल में पूरा हो गया है। हाँ, एक और वो रह गया कि ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये इम्यून सिस्टम को भी इवेड कर जाते हैं, यानी चकमा दे देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कैंसर वाले पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो कभी कभी हम एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। इसका एग्जाम्पल है अल्फा इंटरफेरोन। ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो बेटर फाइट कर लेते हैं कैंसर से। भाई अगर ज्यादा ही वो आ गए हैं चोर, हम उन चोरों का तो कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। तो वही ये अल्फा इंटरफेरोन करता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा देता है, तो हम कैंसर से बेटर फाइट कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर एंड HIV। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।